अगला क्वेश्चन दिया गया है लिनक्स के स्ट्रक्चर को समझाइए। कि जो पूरा एक लिनक्स का हम इसे ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इसे लिनक्स का स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो इसे हम समझते हैं। तो लिनक्स के स्ट्रक्चर को हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। उपयुक्त चित्र में लिनक्स के प्रमुख अंग दर्शाए गए हैं जिनसे मिलकर यह ऑपरेटिंग सिस्टम निर्मित हुआ है। लिनक्स के उपरोक्त अंगों को हम यहाँ संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस चित्र में देखो, लिनक्स का पहला भाग जिसे बोलते हैं GNU कंपाइलर कलेक्शन, GCC, जिसका फुल फॉर्म है GNU कंपाइलर कलेक्शन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे GCC। दूसरा लिनक्स का भाग है जिसका नाम है GNU बिन यूटिलिटीज। तीसरा लिनक्स का भाग है जिसका नाम है लिनक्स एप्लीकेशंस। उसके बाद लिनक्स कर्नल आता है और GNU रन टाइम एनवायरनमेंट आता है। जेनरिक ड्राइवर्स भी लिनक्स का मुख्य भाग है और हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्राइवर्स भी लिनक्स का मुख्य भाग है। तो यहाँ पर आप एक लिनक्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि एक लिनक्स इस प्रकार से जो है इन चीज़ों से मिलकर के बना है। अब एक एक करके हम इनकी सारी चीज़ों को समझते हैं। तो पहला है GNU कंपाइलर कलेक्शन या GCC। तो जिस प्रकार हम विंडोज़ वातावरण में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ आदि में प्रोग्राम बनाकर उन्हें कंपाइल करते हैं तथा क्रियान्वित करते हैं, उसी तरह लिनक्स वातावरण में भी इन उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज? जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो उसी प्रकार से यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंपाइलर का कलेक्शन दिया जाता है जिसके द्वारा कि आप C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इनमें आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत GNU कंपाइलर का एक कलेक्शन होता है। कंपाइलर मतलब एक ट्रांसलेटर को बोला जाता है कंपाइलर, जिसमें कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको ये कंपाइलर किस में बदल देता है? मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो जैसे विंडोज़ में हाई लेवल लैंग्वेज C और C++ को चलाने के लिए कंपाइलर होता है या अलग से हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप लिनक्स में भी इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए मतलब ट्रांसलेट करने के लिए जो है इसमें आप कंपाइलर कलेक्शन जिसका नाम है GCC इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लिनक्स वातावरण में C लैंग्वेज का उपयोग कर प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम स्वयं स्वाभाविक रूप से यह बात समझ सकते हैं कि C या C++ आदि किसी भी उच्च स्तरीय भाषा की ठीक वही कंपाइलर लिनक्स के माध्यम से कार्य नहीं कर पाएगा जिसका उपयोग हम विंडोज़ में करते आ रहे हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग कंपाइलर लगेगा। जैसे अगर हमें C और C++ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है C और C++ प्रोग्राम्स को, तो उसके लिए कंपाइलर आता है जिसका नाम है टर्बो C कंपाइलर। लेकिन यदि हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमको किस कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है? GCC, है ना, GNU कंपाइलर कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है यदि आप लिनक्स में C या C++ प्रोग्राम चलाते हो। तो इस कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि दोनों में अलग अलग प्रकार के कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ में C या C++ का प्रोग्राम चलाना है तो अलग कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, और लिनक्स में यदि हमको C या C++ का प्रोग्राम चलाना है तो अलग कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिनक्स के स्ट्रक्चर में ये पहला भाग होता है जिसका नाम है GNU कंपाइलर कलेक्शन या GCC। इसके बाद इसका दूसरा भाग है GNU बाइनरी यूटिलिटीज़। इसके बारे में समझते हैं कि लिनक्स का ये जो दूसरा भाग है जिसका नाम है GNU बाइनरी यूटिलिटीज़, उसका क्या इस्तेमाल होता है? तो GNU बाइनरी यूटिलिटीज़ को बिन यूटिलिटीज़ भी कहा जाता है। बाइनरी यूटिलिटीज़ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलने वाले ऐसे प्रोग्राम होते, विशेष प्रोग्राम होते हैं जो हमें अनेक छोटी छोटी लेकिन उपयोगी और महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो ये जो बिन यूटिलिटीज़ हैं ये उसके साथ ही इंस्टॉल होकर के आते हैं। ये एक प्रकार के छोटे छोटे विशेष प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि विंडोज़ में हमने पढ़ा था
सिस्टम टूल्स के अंतर्गत, एसेसरीज के अंतर्गत नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, कैलकुलेटर। उसी प्रकार से बिन यूटिलिटीज़ भी होता है जो लिनक्स के साथ आता है, और इसके अंतर्गत भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के समय करते हैं। इन्हें आप विंडोज़ के अंतर्गत मिलने वाले यूटिलिटी प्रोग्रामों से तुलना करके समझ सकते हैं। ये बाइनरी यूटिलिटीज़ हमें अनेक उपयोगी सुविधाएं देते हैं, जैसे AR यूटिलिटी के द्वारा हम आर्चिव फाइल संग्रह से फाइलों को निकाल सकते हैं। आर्चिव मतलब जो कंप्रेस्ड फॉर्म है, जिप्ड फॉर्म में है, उनके लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है बिन यूटिलिटीज़ के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप आर्चिव फाइल्स को पढ़ सकते हो। इन यूटिलिटीज़ के अंतर्गत लिंकर, असेंबलर आदि भी आते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? असेंबलर, लिंकर, ये ट्रांसलेटर कहलाते हैं जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे विशेष प्रोग्राम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? लिनक्स में GNU बाइनरी यूटिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा लिनक्स का भाग है जिसका नाम है लिनक्स एप्लीकेशन। जिस प्रकार विंडोज़ वातावरण में हमारे पास अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, फिक्स प्रोग्राम तथा ग्राफिक्स प्रोग्राम आदि उपलब्ध होते हैं। जैसे विंडोज़ के साथ नोटपैड पहले से इंस्टॉल होकर के आता है, वर्डपैड आता है, एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर पेंट ब्रश आता है, ठीक है, इंटरनेट चलाने से संबंधित सुविधाएं आती है। वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, फैक्स प्रोग्राम हो गया। इन सभी प्रोग्राम के समूह को लिनक्स एप्लीकेशन बोलते हैं। अगला भाग है लिनक्स का जिसका नाम है लिनक्स कर्नल। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य या केंद्रीय प्रोग्राम कर्नल कहलाता है। मुख्य प्रोग्राम, जैसे विंडोज़ में हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल पैनल। वैसे ही लिनक्स में क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित तथा संचालित करता है तथा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्रामों को उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक कंप्यूटर संसाधन आवंटित करता है। तो जैसे कंट्रोल पैनल विंडोज़ में सारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य करता है, वैसे ही लिनक्स कर्नल भी किसका कार्य करता है? अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उससे जुड़े हुए सारे हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होगा? लिनक्स कर्नल का होगा। तो लिनक्स कर्नल भी जो है लिनक्स का मुख्य भाग कहलाता है, जो सभी प्रकार के हार्डवेयर संसाधनों को और आवश्यक प्रोग्राम को जो है कंट्रोल करने का कार्य, उनको चलाने का कार्य, उनको मैनेज करने का कार्य करता है। कर्नल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जरूरी अंग मान सकते हैं, जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर हार्डवेयर नियंत्रित नहीं रह सकता। तो अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स कर्नल नहीं है तो वो तो एक तो लिनक्स ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि लिनक्स का मेन भाग ही लिनक्स कर्नल हुआ। तो लिनक्स कर्नल क्या करता है? सभी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर को जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और यदि आपका उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला लिनक्स के स्ट्रक्चर के अंतर्गत दिया गया है जिसका नाम है GNU रन टाइम वातावरण, है ना, GNU रन टाइम एनवायरनमेंट। कंपाइल किए जा चुके किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए अनेक सहायक प्रोग्रामों और फाइलों की आवश्यकता पड़ती है। रन टाइम वातावरण इन आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराता है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट का क्या अर्थ होता है, इसे हम समझते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हो जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो प्रोग्राम क्या होता है? ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट करने का कार्य कौन करता है? कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर का अर्थ क्या होता है? वह किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसके बाद उसे मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसी के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि कंपाइल किए जा चुके किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए अनेक सहायक प्रोग्रामों और फाइलों की आवश्यकता पड़ती है। रन टाइम वातावरण इन आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराता है, तो जिसके अंतर्गत हम अपना प्रोग्राम रन कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे यदि हमें वेब डिज़ाइनिंग करना है तो वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत यदि हम किसी प्रकार से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जावा, PHP, तो उन प्रोग्राम को रन करने के लिए, उन प्रोग्राम को चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे रन टाइम एनवायरनमेंट कहा जाएगा। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से रन टाइम एनवायरनमेंट को उपलब्ध कराता है।
वास्तव में रन टाइम वातावरण अपने आप में एक सामान्य डायरेक्टरी ही होता है जिसमें किसी एप्लीकेशन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सहायक फाइलें संग्रहित होती हैं। तो रन टाइम एनवायरनमेंट किसे कहेंगे? यह एक डायरेक्टरी ही होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके द्वारा कि हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। जैसे यदि हमें जावा का प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमारे पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसका एक फोल्डर होगा, उसके अंतर्गत हम अपने सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अगर हमें PHP का प्रोग्राम रन करना है बना हुआ है, C या C++ का प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में जो है एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो लिनक्स उपलब्ध कराता है। तो किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो लिनक्स है वो एक GNU रन टाइम एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। लिनक्स में एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है सामान्य या हार्डवेयर आधारित ड्राइवर्स, जेनेरिक और हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्राइवर्स। इसमें क्या होता है देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसी फाइल या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर तथा उससे जुड़े किसी हार्डवेयर उपकरण के बीच तालमेल करने के लिए करता है। क्या है? डिवाइस ड्राइवर एक ऐसी फाइल या प्रोग्राम होता है, मतलब डिवाइस ड्राइवर जिसके द्वारा कि आप अपने कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर डिवाइस को क्या करते हो? चलाने का कार्य करते हो। उसे क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर लगाया है तो प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ ड्राइवर मतलब एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, है ना? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसी प्रकार से उस डिवाइस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। तो लिनक्स के अंतर्गत बहुत सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर पहले से मौजूद रहते हैं, आपको अलग से ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को बोलते हैं सामान्य या हार्डवेयर आधारित ड्राइवर्स, जेनेरिक और हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्राइवर्स। जेनेरिक मतलब जिनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्राइवर्स जो हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका संग्रह जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले से मिलता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसी फाइल या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर तथा उससे जुड़े किसी हार्डवेयर उपकरण के बीच तालमेल स्थापित करने के कार्य में आता है। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी उपकरण जैसे प्रिंटर आदि बिना उपयुक्त ड्राइवर फाइलों के अपना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक उपकरण की अपनी अलग कार्यप्रणाली होती है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से भिन्न होती है। अतः यह ड्राइवर प्रोग्राम कंप्यूटर तथा उससे जुड़े उपकरणों के बीच तालमेल के मध्यस्थ पर कार्य करते हैं। तो जो ड्राइवर होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्राइवर्स। तो उन ड्राइवर्स को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले से वो ड्राइवर्स इंस्टॉल रहते हैं। तो लिनक्स में इन ड्राइवर्स का एक कलेक्शन भी मौजूद रहता है।